अड़ी प्रेजेंटेड बाय डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल्स, जोड़ों के दर्द की बेजोड़ दवा। We will fight till the last man and the last round. ये कहना था अमेरिका का अफगानिस्तान के संदर्भ में जब उसने 9/11 अटैक के बाद यह तय किया कि अब टेररिज्म से, आतंकवाद से आर पार की जंग होगी। बहुत सारे असर हुए थे उसके बाद। रूस और अमेरिका जो एक दूसरे के कट्टर प्रतिद्वंदी हैं, वो साथ आए, उन्होंने आपस में बात की और वो दर्द महसूस किया जो रूस ने झेला था तालिबान के जैसे जिहादियों के दौर में, जब मदद दी गई थी अमेरिका की तरफ से। और अमेरिका को इस मामले में वो इसी वजह से एक बड़ा दर्द और बड़ी खटास साथ में लेकर चल रहा था। लेकिन उसके बाद जो हुआ वो ये तस्वीरें बयान कर रही हैं। क्या अमेरिका उस लड़ाई को मुकम्मल अंजाम तक पहुंचा पाया? आज जब 31 तारीख है, 31 तारीख इस डेडलाइन के पहले, 30 तारीख को ही रात 12 बजने के पहले जब अमेरिका के आखिरी सैनिक ने अफगानिस्तान छोड़ दिया, तो जाहिर है ये तय होना चाहिए कि अफगानिस्तान, जैसा कि उस फायरिंग में जो तालिबान ने की थी खुशी में और यह ऐलान किया कि अब अफगानिस्तान आजाद हो गया है, क्या यह ऐलान सच है या अफगानिस्तान एक्चुअली बर्बाद हुआ है? अफगानिस्तान आजाद है या अफगानिस्तान बर्बाद है? यह अहम सवाल है और इस पर हम जाएं उससे पहले अहम खबर आपको दिखाते हैं। चीन और पाकिस्तान के लिए बुरी खबर है। चीन और पाकिस्तान के पाप पर तालिबान की चाबुक। तालिबान के नेता ने भारत के राजदूत से बात की। कतर में भारत तालिबान की औपचारिक मुलाकात। तालिबान के नेता ने भारत के राजदूत से बात की। कतर में भारत तालिबान की औपचारिक मुलाकात हुई और यह बहुत बड़ी खबर है। शेर मोहम्मद अब्बास की भारतीय राजदूत से मुलाकात। शेर मोहम्मद अब्बास, जिनको एक बड़ी जिम्मेदारी इस सरकार में सौंपी जा सकती है। शेर मोहम्मद स्टैनिकज़ई, जो इंडियन मिलिट्री एकेडमी से पास आउट हैं, ये भी एक बैकग्राउंड है और वो मिल रहे हैं भारत के राजदूत से। तो ये एक बहुत अहम खबर है और इस लिहाज से भी अहम कि क्या अब पूरा लैंडस्केप डिप्लोमेसी का चेंज हो रहा है। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। क्या हिंदुस्तान ने यह तय कर लिया है कि अब अगर ये वक्त की हकीकत है तो इस समय बेटर सेंस के साथ दुनिया के हित में और इस इलाके के हित में क्या यही सही रहेगा कि अब इस तरफ कदम उठाए जाएं? क्या बीता दौर भूलकर भारत आगे सकारात्मकता के साथ बढ़ना चाहता है? ये इस बात का संकेत है क्या? लेकिन क्या अंदेशे हैं दिल में और क्या वो अंदेशे आने वाले दिनों में मूर्त रूप ले सकते हैं? ये बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन हम उससे पहले आपको ये खबर दिखा रहे हैं। इस खबर के मायने आप जानते हैं बहुत गहरे हैं। चीन और पाकिस्तान के लिए इसलिए खुशियों में पानी फिर गया है क्योंकि उसे ये लगता था कि एक आइसोलेशन हमेशा रहेगा भारत और तालिबान के बीच में। आइसोलेशन की वो दीवार अगर ढह रही है तो ये मालूम है चीन और पाकिस्तान को कि भारत का रास्ता भी अगर बन गया तो उसके मंसूबों पर, उनके मंसूबों पर पानी फिर जाएगा। ये कितनी अहम खबर है और इसके मायने क्या हैं? पिनाक रंजन चक्रवर्ती, पूर्व डिप्लोमेट, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पिनाक साहब, इस खबर पर रिएक्शन? भाई, मुझे तो लगता है कि हम लोगों को पहले से प्लान था कि देखा जाए कि क्या वहाँ होता है। अभी तो सरकार उनकी बनने वाली है, शायद एक आध दिन में उसका अनाउंसमेंट भी हो जाएगा। और स्टैनिकज़ई तो इंडिया में रह चुके हैं, मिलिट्री कैडेट्स थे IMM में, उनके साथ हमारी लाइंस ओपन थी पहले से ही। अब इसीलिए अब बातचीत उन्हीं से हो रही है क्योंकि वो शायद विदेश मंत्री बने। देखिए, उसमें ऐसा है कि तालिबान जो है वो सबसे डील करना चाहेगा, वो किसी एक के पंजे में नहीं रहना चाहेगा। और जब उन्होंने ये जीत हासिल कर ली है और कब्जा कर लिया है, अब सरकार भी बनाएंगे, अब वो पाकिस्तान के तरफ उतना रुख नहीं रखेंगे।
अब वो चीन से भी बात करेंगे, रशिया से भी करेंगे, हमारे से भी करेंगे। हमारे तो ऐतिहासिक रिश्ते तो हैं ही हैं अफगानिस्तान के साथ। अफगानिस्तान से तो रिश्ते हैं। वो शेख सारी ये मोहम्मद चीजें एक्सप्लॉइट करेंगे, ईरान के साथ भी करेंगे, जितने भी उनके करीब है नेबरिंग कंट्रीज है। सर, लेकिन इस दौरान नया दौर अंदेशे शुरू क्या होने हैं? वाला है। अंदेशे भी कुछ हैं या उन अंदेशों को किनारे रखकर इस समय वक्त ये कह रहा है कि हमको आगे बढ़ना चाहिए? इशारे तभी मिल गए थे जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की तरफ से जारी स्टेटमेंट में तालिबान बाकी टेररिस्ट ग्रुप्स के साथ ये नाम भी लिया गया था, लेकिन जो हालिया स्टेटमेंट आया उसमें मतलब करीब हफ्ते भर के अंदर अंदर ये चेंज आना कि तालिबान का वहां से हट जाना, ये स्पष्ट इस बात का संकेत था कि आने वाले दिनों में लगता है डिप्लोमेटिक रिलेशंस होंगे। और इसके लिए अब आप जानते हैं, आप राह प्रशस्त हो रही है आगे। हमारे साथ मेजर जनरल AK सिवाज भी जुड़ रहे हैं, डिफेंस एक्सपर्ट। स्वागत करता हूं सर आपका। और हमारे साथ अफगानिस्तान से आए मेहमान भी इस चर्चा में जुड़ेंगे। शाहीन मोहम्मद हमारे साथ जुड़ चुकी हैं, अफगान नागरिक हैं। और आरती टिक्कू आपको नजर आ रही हैं, जो आप के साथ पहले भी उस दौरान अड़ी में शामिल हो चुकी हैं जब उन्होंने इस बात का खुलासा किया था कि पाकिस्तान अपने मसलों के संदर्भ में अमेरिका समेत कई देशों के साथ लॉबिंग कर रहा है और ये ढकी छिपी बात नहीं है, अब इसका सतह पर आना शुरू हो गया है और हिंदुस्तान को इस बारे में कुछ करना चाहिए। वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, बहुत स्वागत करता हूं आपका। लेकिन सबसे पहले सिवाज साहब, अब आपके पास आ रहा हूं। स्टैनिकज़ई से मुलाकात, बात, क्या संकेत? बहुत पॉजिटिव संकेत, इसमें कोई डाउट नहीं। शेर अहमद और जो अबाई अब्बास हैं, ये एक भारत की इंडियन मिलिट्री एकेडमी में ट्रेनिंग भी कर चुके हैं और भारत के साथ इनडायरेक्ट रिलेशन है। पर सच्चाई यह है कि ग्राउंड रियलिटी क्या है। देखो, हमने बैक चैनल डिप्लोमेसी पहले भी खोली हुई थी और अब जरूरी है हम बातचीत करें, क्योंकि सच्चाई है कि अब तालिबान को ही रूल करना है और हमारे वहाँ पर कुछ आदमी अभी भी फंसे हुए हैं, हमारे सिटीजन। सबसे हमारी मेन एम है कि हम उनको सेफ कैसे वापस लाएं। अभी अमेरिका तो रहा नहीं, तो वो तालिबान के साथ ही बात करके उनकी एक प्रकार सेफ रिटर्न इज द फर्स्ट प्रायोरिटी। सेकंड प्रायोरिटी है कि हमें यकीन दिलाना, ये बातचीत करके तालिबान से, कि ऐसा कोई भी मिलिटेंट ग्रुप वहां से ऑपरेट ना करे जो भारत के लिए अगेंस्ट काम करे, जैसे लश्कर-ए-तौबा, जैसे मोहम्मद। मुझे लगता है ये भी पॉइंट बहुत अच्छी तरीके से बताया। अभी इसका मतलब ये नहीं कि भारत आने वाले समय में उसको मान्यता देगा या नहीं, वो आगे डिसाइड होगा कि वो किस टाइप की गवर्नमेंट बनाते हैं। क्या वो इंक्लूसिव गवर्नमेंट है, उसके अंदर हर एक तत्व हैं, और क्या उसके अंदर ताजिक, हजारा और उज्बेक को मिलाया जाता है, और दूसरी कंट्री का क्या रुख है, उसको देख के हम करेंगे। मगर ये पहल जो है, ये एक बड़ी अच्छी पहल है, क्योंकि आज की तारीख में हमारे 37 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट थे, 444 बंदे अभी भी हमारे वहां पर फंसे हुए हैं। उनको लाना भारत की एक प्रतिमा है और प्राइमरी है। जी सिवाज सर, आप ये जो कह रहे हैं, मैं इसको दोहरा देता हूं अपने दर्शकों के लिए। सिवाज साहब का कहना यह है कि आप उनको मान्यता दें या ना दें, ये आगे की बात है, लेकिन उनके साथ बातचीत करनी पड़ेगी, चैनल खोलने पड़ेंगे, क्योंकि आपके अपने नागरिक वहां पर हैं, आपके कई प्रोजेक्ट्स हैं जिन पर काम करने के लिए वो वहां गए हुए थे, और अपने लोगों की सेफ्टी सिक्योरिटी ये सबसे पहले इंश्योर करना जरूरी है। इसीलिए शेर मोहम्मद स्टैनिकज़ई के साथ ये बातचीत बहुत सकारात्मक, और शेर मोहम्मद को बहुत सारे उनके इंडियन फ्रेंड्स शेरू भी कहते हैं। शेरू का रुख हिंदुस्तान को लेकर क्या होता है, ये आने वाले दिनों में स्पष्ट होगा। लेकिन अगर ये बातचीत हुई है और पहली बातचीत शेर मोहम्मद स्टैनिकज़ई के साथ हुई है, तो फिर ये भी दिखाता है कि हिंदुस्तान का भरोसा उन पर है। लेकिन अफगानिस्तान आजाद या बर्बाद, ये चर्चा जो हम कर रहे थे, इसको आइए उसके अंजाम तक पहुंचाएं। ये तस्वीरें देखिए जरा, ये तस्वीरें जहां तालिबान का झंडा लहराते ये लोग जो हैं, ये अमेरिकन वर्दी जैसा दिखने वाला जो इनका आउटफिट है, जो इनका गियर है, उसमें नजर आ रहे हैं, लेकिन ये हैं तालिबान के लड़ाके, तालिबान का झंडा, तालिबान के लड़ाकों के पास ये वर्दी, ये सोफिस्टिकेटेड ये जो वॉर गियर्स हैं, ये आए अमेरिका की बदौलत ही, क्योंकि अमेरिका के सैनिक यहां पर छोड़कर गए। 27 अगस्त 2021 की यह तस्वीर है। लेकिन इसी से मिलती जुलती एक तस्वीर मैं आपको दिखाता हूं। 20 साल पहले की तस्वीर, अमेरिका ने जब यह सफर शुरू किया 7 अक्टूबर 2001, ये अमेरिका का झंडा फहराते हुए अमेरिका के सैनिक वहां पर, और यह ऐलान करते हुए कि वॉर अगेंस्ट टेरर में कहीं भी दुनिया के किसी भी हिस्से में वो जिसने अमेरिकियों का अहित किया होगा उसको हम छोड़ेंगे नहीं। और उसी के लिए कहा था कि विल फाइट टिल द लास्ट मैन एंड टिल द लास्ट राउंड। लेकिन क्या ये लड़ाई मुकम्मल अंजाम तक पहुंची? इधर जरा देखिए, 2001 में CIA की एंट्री होती है। यहां पर आपको जानबूझकर हम उनके चेहरे यहां पर नहीं दिखा रहे हैं। ये CIA के अधिकारी जब वहां एंट्री करते हैं तो ये ऐलान किया जाता है कि न सिर्फ ओसामा बिन लादेन बल्कि उसके पूरे सहयोगियों को कहीं भी छिपे हुए हों
ढूंढकर और उनके अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। और इधर 2021 में अफगानिस्तान से अमेरिका की रुखसती रवानगी तब जबकि न सिर्फ पूरी दुनिया में बल्कि अमेरिका में इस बात को लेकर खासी आलोचना हो रही है। वहां के मौजूदा निजाम की पॉपुलैरिटी इसकी वजह से गिरी है कि आपने क्या कदम उठाया है, वहां के लोगों को इस तरह के हाल में छोड़कर आप चले कैसे आए, फिर आपने जिम्मा लिया क्यों था। ये जो तस्वीर है रात के अंधेरे में वहां से निकलते अमेरिकी सैनिकों की तस्वीर, ये बताती है कि सफर शुरू कहां से हुआ था, खत्म कहां पर हुआ, क्या सोचकर चला गया था और क्या पाया गया है। लेकिन जब हम इसका एनालिसिस कर रहे हैं, इसका एनालिसिस इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि अभी ये बात 30 तारीख को अपने अंजाम पर पहुंची अमेरिकी सैनिकों के अफगानिस्तान की धरती को छोड़ने के लिहाज से। अब जरा इसको भी देखिए, अफगानिस्तान कल और आज पर निगाह डालनी बहुत जरूरी है। और अगर कल और आज ऐसे ही नहीं कहा जाता अफगानिस्तान को ग्रेवयार्ड ऑफ एम्पायर्स, वो जिसने अफगानिस्तान को साधने के बारे में, रूल करने के बारे में, हुकूमत करने के बारे में सोचा, उसकी कब्र बन गई। इस बार क्या तालिबान ऐसा कर पाएंगे? ये हुकूमत लंबी चलेगी, एक बड़ा सवाल है। मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि 1989 में लेफ्टिनेंट जनरल बोरिस, असल में ये रूस की तरफ से, तब यूएसएसआर, उसकी सेना की तरफ से आखिरी वहां की टुकड़ी को लेकर जो रवाना हुआ था ऑफिसर, उसकी तस्वीर आप देख रहे हैं। और उन्होंने वहां से आने के बाद कहा था कि बहुत मुश्किल टेरेन, बहुत मुश्किल लोग, और वहां तो मैं ये सोचकर गया था कि सब कुछ मुझको मालूम है, लेकिन जब मैं वहां कुछ दिन बिताकर आया तो मुझे लगा कि ये तो ऐसी पहेली है जिसे सुलझाया ही नहीं जा सकता। और यहां मेजर जनरल क्रिस डोनाहुए जब ये रवाना होते हैं, उन्हीं की तस्वीर में दिखा रहा हूं, रात के अंधेरे से ली गई, उस कैमरे से ली गई जो थर्मल इमेजिंग के जरिए इमेज को क्लियर करता है, इसलिए बहुत स्पष्ट नहीं, लेकिन ये अधिकारी कौन है ये दुनिया जानती है। उधर यूएसएसआर रवाना हो रहा है, इधर अमेरिका रवाना हो रहा है। इतने बड़े, इतनी शक्तिशाली ताकतें जब रवाना हो रही हैं और अफगानिस्तान को बगैर साधे रवाना हो रही हैं, ये 89 का वक्त अगर इतिहास में जाऊं तो जाहिर है वो एक दूसरा चैप्टर खुल जाएगा। किस तरीके से वहां की लेफ्ट की सरकार को, पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी ऑफ अफगानिस्तान को सपोर्ट देने के लिए रूस वहां पर, यूएसएसआर वहां गया था, लेकिन लेने के देने पड़ गए थे। और आज अमेरिका को उसी तरीके से लेने के देने पड़े। तालिबान का खौफ अफगानिस्तान में बरकरार, अफगानिस्तान छोड़ने को बेताब और बेचैन लोग, ईरान जाने के लिए पैदल चलने को मजबूर लोग, अफगान ईरान बॉर्डर पर सैकड़ों का हुजूम, इस पहाड़ी के उस पार ईरान, लेकिन जाना इतना आसान नहीं। अफगानिस्तान से अगर पाकिस्तान की तरफ जाते हैं तो स्पिन बोल्डक में गोलियों से भून दिए जाने का खतरा है और कहीं जा नहीं सकते। फिर बड़ा हिस्सा लगता है ईरान के साथ, ईरान की तरफ पैदल चलते, न जाने कितने पहुंच पाएंगे, न जाने कितने रास्ते में ही दम तोड़ जाएंगे। क्योंकि अगर ये काबुल एयरपोर्ट पहुंच रहे थे तो वहां तालिबान की गोलियों की तड़तड़ाहट थी जो ये कह रही थी वापस लौट जाओ, हम तुम्हें हिफाजत देंगे। लेकिन हिफाजत के नाम पर जब वो वापस आ रहे थे तो उनको एट्रोसिटीज का शिकार होना पड़ रहा था। बचते बचाते किधर जाएं? घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। ईरान की तरफ जाएं, कोशिश चल रही है। आप सोचिए, इनकी फ्लाइट समझिए, इनकी स्थिति समझिए क्या हो रही होगी। पैदल मीलों का सफर, इसमें बच्चे भी, बुजुर्ग भी, महिलाएं भी। कितनी रसद, कितना पानी अपने साथ लेकर चले होंगे। पानी यहां वैसे भी नहीं है। क्या हाल हो रहा होगा इनका, इसकी सिर्फ कल्पना की जा सकती है। कितनी भयानक मानवीय त्रासदी इस समय अफगानिस्तान देख रहा है। काश कि पाकिस्तान कुछ को आने देता, इनके लिए वाकई तमाम मुल्क कुछ सोचते, इनको अपने हाल पर ना छोड़ा जाता। क्या हमने एज अ वर्ल्ड इंसान होना सूटेबिलिटी में ही याद रखना है? क्या जब वक्त आता है हम इसको बहुत सुविधा के हिसाब से भुला भी देते हैं? खासतौर से नीलम इरशाद जी से जानना चाहूंगा। नीलम इरशाद शेख हाल में इसलिए चर्चा में आई क्योंकि उन्होंने ये कह दिया था कि कश्मीर को तालिबान पाकिस्तान लेकर तोहफे में देंगे, लेकिन इस बात पर पीटीआई ने उनको शो कॉज नोटिस दे दिया था। पहले तो मैं ये समझूं कि नोटिस का जवाब दे दिया क्या उन्होंने? नीलम जी स्वागत है आपका। नोटिस का जवाब दे दिया? I can't hear you. अभी आवाज आ रही है आपको?
जी अब आ रही है। नीलम शेख जी, हालात देख रही हैं आप अफगानिस्तान के? ईरान की तरफ जाते हुए जैसा सैकड़ों करेंगे हजारों वैसा लोग। भरेंगे। इनकी हेलो? गलती है, इन्होंने जैसा किया वैसा भर रहे हैं, इसीलिए आप लोग अंदर नहीं आने देते, गोली चला देते हैं स्पिन बोल्डर पर। उनको तो रशिया भी तो सुपर पावर थी, तो अमेरिकन का तो ये जो 19 years 10 months 25 days में इन्होंने ब्लडी अपनी कॉन्फ्लिक्ट रखी थी, BLOODY। उसकी वजह से इनको अब मुंह की खानी पड़ी। अभी हमारे कोई भाई बहुत अच्छा कह रहे थे कि लेने के देने पड़ गए, तो अब इनकी टर्न है कि अब दुनिया में उनकी एम्पायर तो थी नहीं कभी भी। अमेरिकन समझते थे कि वो अपनी कल्चरल सुपीरियरिटी दिखा के अभी उस पे ना जाएं मैम। गलत नीलम फैसला जी, था। आप मैं सबसे पहले आपसे ये जानना चाहता हूँ, ये तस्वीरें आपको दिखाई दे रही हैं क्या? पैदल चलते हैं इतने सैकड़ों की तादाद में लोग। नीलम इरशाद शेख को मेरी आवाज जाए, ये इंश्योर कर दें मेरी टेक्निकल टीम के लोग, उसके बाद मैं उनसे बात करता हूँ। शाहीन मोहम्मद से मैं बात करना चाहता हूँ, वो इस दर्द को ज्यादा वो ताल्लुक रखती हैं अफगानिस्तान से और ये मंजर देख रही हैं। शाहीन, ये दर्द कब खत्म होगा? शाहीन, कैन यू हेयर मी? आर यू कंफर्टेबल स्पीकिंग हिंदी? जी सॉरी, रिपीट करें दोबारा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ईरान की तरफ जाते लोग भूखे प्यासे पैदल, बूढ़े बच्चे महिलाएं, क्या आ रहा है आपके जहन में? ये कुछ ऐसा फ्यूचर मेरे फ्यूचर में है कि ये भी ईरान और पाकिस्तान का एक दिखावा है, लोगों को बुला देगा और इनको जैसे कि आप कुछ देर पहले बोला, ये रास्ते में दम तोड़ देगा, वहाँ पहुँच जाते हैं। या कुछ लोग इसकी बारे में कुछ ख़ास प्रोग्राम बना हुआ है कि ये कुछ लोग जो भागने वाले हैं, ये वही लोग हैं जो उनको जान से मारने वाले हों। अब जिस तरीक़े से ये लोग लोगों को धमका देते, डरा देते, वो कुछ ऐसा है जैसे आम लोग तो जो अफ़गानिस्तान में वो तो अपने जगह में वो निकल जाते हैं, जो आर्मी में होते हैं वो निकल जाते हैं, जो एनजीओ में काम करते हैं। अब ये इन लोगों का एक नया तरीक़ा है, जैसे ये लोग निकल जाते हैं, ये लोग आसानी से शहर के बाहर से लोगों के नज़रों से, मीडिया के नज़रों से बाहर। महत्वपूर्ण अपडेट आ रहा है और अपने दर्शकों को इसी वक्त देना जरूरी है। अभी मैंने जिस मुलाकात का जिक्र किया कि भारत के दूत के साथ स्टैनिकज़ई की मुलाकात हुई, तालिबान के नुमाइंदे स्टैनिकज़ई, वो मुलाकात तालिबान के इनिशिएटिव पर हुई। तालिबान ने उसके लिए पहलकदमी की और उसने इस बात के लिए पहले इनिशिएटिव लिया और तब भारत ने यह मुलाकात की है। यह भी समझना जरूरी है एक्चुअली, क्योंकि तालिबान लगातार ये संकेत देता रहा है कि वो भारत के साथ बेहतर संबंध चाहता है और भारत ने अभी इस बारे में अपने पत्ते नहीं खोले थे। ये मुलाकात अगर हुई है तो उसमें इनिशिएटिव किसकी तरफ से लिया गया, ये भी स्पष्ट होना बहुत जरूरी था। इसीलिए मैंने अपने तमाम दर्शकों को बता दिया कि शेर मोहम्मद स्टैनिकज़ई के साथ ये जो मुलाकात हुई है भारत की, ये तालिबान के इनिशिएटिव पर हुई है। इसका जरा मतलब समझना बहुत जरूरी है। पिनाक साहब, इनिशिएटिव किसने लिया, इसके मायने क्या है? इनिशिएटिव मुझे तो मालूम नहीं किसने लिया, पर मैं आपको बता रहा हूं, हमारे सोर्सेस ये बता रहे हैं कि तालिबान ने इनिशिएटिव लिया और हिंदुस्तान ने मुलाकात की। बात है अगर उन्होंने लिया इनिशिएटिव, क्योंकि उससे एक चीज तो जाहिर हो जाता है कि वो अच्छे रिश्ते चाहते हैं हमारे साथ, और उसमें एक चीज और भी जाहिर होता है कि वो किसी एक देश के मतलब पिट्ठू बन के नहीं रहना चाहते हैं। वो सबसे बात करेंगे, सबसे वो उनको पता है इंडिया ने काफी काम किया है इंफ्रास्ट्रक्चर पे अफगानिस्तान में। उन्होंने पहले भी कहा है कि आपके जितने प्रोजेक्ट्स हैं आप उनको चलाइए, हमें कोई एतराज नहीं सर, है। लेकिन मेरा एक रिजर्वेशन है सर, और ये शायद आप लोग ही बता सकते हैं। दिलीप सिन्हा साहब भी मेरे साथ जुड़ गए हैं, पूर्व राजनयिक, उनका भी स्वागत करता हूं। दिलीप सर, वेलकम। मेरा एप्रीहेंशन ये है कि शेर मोहम्मद स्टैनिकज़ई के रिलेशंस हिंदुस्तान के होने की वजह से या यहाँ IMA में उनकी जो ट्रेनिंग हुई है उसकी वजह से उनके दिल में सॉफ्ट कॉर्नर हो सकता है। लेकिन तालिबान एज अ होल वो तो जाहिर है अपनी एक सोच और अप्रोच लेकर चल रहा होगा। कितना महत्व रखता है उनका हिंदुस्तान के साथ बात करना? सर, बात करना तो महत्वपूर्ण है, लेकिन हमारी प्राथमिकता इस वक्त यही होनी चाहिए कि जो भारतीय वहां फंसे हुए हैं और जो अफगान हमारे कार्यक्रमों से संबंधित थे, उनकी सुरक्षित वापसी।
बाकी आगे जो बातचीत होगी प्रोजेक्ट्स की, संबंधों की, वो आगे होगी। उसके लिए तालिबान को पहले सरकार बनानी होगी, उसके बाद अपनी नेक नियत सिद्ध करनी होगी। तालिबान का इम्तिहान हो रहा है, हमारा इम्तिहान नहीं हो रहा है इस वक्त। तालिबान को यह सिद्ध करना है कि वो अफगान जनता के साथ शांतिपूर्वक शासन कर सकते हैं। अगर वो ये नहीं कर सकते तो हमें वहां जाने की जरूरत नहीं है। हम वहां अफगान जनता की भलाई के लिए गए थे, उनके लिए काम करने गए थे, न कि तालिबान के लिए। तो तालिबान को पहले ये करके भी दिखाना होगा कि वहां के लोगों की बेहतरी के लिए वो काम कर रहा है, और तभी ये संबंधों के बारे में सोचा जा सकता है। आरती टिक्कू जी, आपसे एक सवाल लेने के बाद एक महत्वपूर्ण इंफॉर्मेशन, कैसे तालिबान बार बार ये चाह रहा था कि हिंदुस्तान का साथ चाहिए, मैं बताऊंगा, लेकिन उससे पहले ये इतनी डायनेमिक सिचुएशन जो है, ये कब तक में जाके कंसोलिडेट होगी, जब ये समझ में आएगा कि एक्चुअल सिचुएशन ये है और अब ये किया जाना चाहिए? आरती टिक्कू जी। देखिए, इतना आसानी से हम लोगों को तालिबान पे विश्वास नहीं करना चाहिए। बेशक वो अभी चाइना, इंडिया, जितने भी साउथ एशियन कंट्रीज हैं या बाकी मुल्क है दुनिया में, वो उनके साथ संबंध बनाना चाहेंगे। वो अपने आप को शायद किसी और इस्लामिक स्टेट जैसा सऊदी अरेबिया की तरह अपने आप को देखना चाहते हैं। पाकिस्तान भी एक इस्लामिक स्टेट है, और अगर पाकिस्तान को रिकग्निशन मिली है तो वो शायद सोच रहे होंगे कि तालिबान को भी रिकग्निशन मिले। लेकिन उसका मतलब ये नहीं कि इंडिया को इजीली रिकग्निशन देना चाहिए। कुछ कंडीशंस होनी चाहिए, जैसे कि देखिए, तालिबान के अंडर आज की डेट में जैश ए मोहम्मद, लश्कर तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन अफगानिस्तान के में ट्रेनिंग ले रहे हैं। तो यही टेरर है जम्मू कश्मीर में, उन लोगों ने टेरर किया, और यही ये दिखाई दे रहा है कि वहां से तो कुछ होता है कि नहीं, लेकिन इधर लश्कर और जैश सुना है कि बहुत आजकल एकदम से उनमें पानी पड़ गया और वापस हरियाली सी कुछ आने लगी है, और इन्फिल्ट्रेशन के बारे में सोच रहे हैं, लॉन्च पैड एक्टिव हो गए हैं। ये जो आप कह रही हैं कि ये अंदेशा बहुत बड़ा है, और इसीलिए कह रहे थे सिवाज साहब कि हमको सिर्फ बात करनी चाहिए, लेकिन अभी रिकॉग्निशन बहुत दूर की बात है। इस पर मैं वापस आऊंगा, लेकिन इधर तालिबान को हिंदुस्तान का साथ चाहिए, ये बात लगातार वो जबीउल्लाह मुजाहिद हो या सुहेल शाहीन, जब TV9 भारतवर्ष के साथ उन्होंने बात की तो हमेशा ये कहा कि हिंदुस्तान के साथ हम संबंध बेहतर चाहते हैं। ये बात बार बार दोहराई गई। ये बात भी अलग है कि अपने फिलहाल साथी पाकिस्तान को गुड ह्यूमर में रखने के लिए भी कुछ बातें कही गई, और जाहिर है इसी का नाम डिप्लोमेसी है कि आपको सारे समीकरण साधने होते हैं। लेकिन यहां यह समझना होगा कि क्या कहता रहा है तालिबान। शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ई, जिनको उनके जो करीबी हैं, उस वक्त के दोस्त उनके, वो शेरू कहते हैं, जो हिंदुस्तान में उनको जानते हैं। शेर मोहम्मद अब्बास स्टैनिकज़ई, जिनके बारे में कहा जा रहा है कि विदेश मंत्रालय संभाल सकते हैं। तालिबान को हिंदुस्तान का साथ चाहिए, हम भारत से मजबूत रिश्ते चाहते हैं, ये बात बार बार कही गई है। अफगानिस्तान के विकास में भारत साथ दे, ट्रेड में, इकोनॉमी में, पॉलिटिकल बेहतरी में हम रिलेशंस चाहते हैं। भारत बेहद अहम और ताकतवर देश है। भारत अफगानिस्तान के रिश्ते पहले जैसे ही रहेंगे, ये बात कही गई है। वो इसलिए कही गई है कि तालिबान भी ये बात जानता है कि अफगानिस्तान में लोगों के, आवाम के दिलों में भारत बसता है। वहाँ के लोगों के लिए जमीन पर भारत ने काम किया है। वहाँ की संसद हो या वहाँ का सलमा डैम हिंदुस्तान के दिए हुए हैं। लिहाजा वो जानता है कि भारत के साथ कुछ किया जाना मतलब आवाम के उस दिल को छेड़ना। लिहाजा ये स्टेटमेंट्स दिए जा रहे हैं। पाकिस्तान के रास्ते भारत से ट्रेड एक अहम जरिया है, ये बात भी समझी जा रही है। भारत के साथ एयर कॉरिडोर बनाने पर भी विचार हो रहा है। ये जानता है अफगानिस्तान बहुत अच्छे से। घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। ये कोई टेम्परेरी पेन किलर नहीं, आयुर्वेदिक औषधि है। कि पाकिस्तान के साथ उसके संबंध कब कैसे होंगे वो नहीं जानता, लेकिन भारत वहां के आवाम के हिसाब से एक भरोसेमंद सहयोगी हो सकता है। लेकिन अब सवाल यह है कि तालिबान अगर वहां हुकूमत करता है तो हम कब किस हद पर जाकर उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, ये एक $1 मिलियन क्वेश्चन है। नीलम अरशाद जी के पास एक बार फिर से जाना चाहता हूं। नीलम अरशाद जी, इस बात पर आप क्या कहेंगी? स्टैनिकज़ई और हिंदुस्तान के दूत के बीच में मुलाकात। मैं तो अपनी और भारत की ये बात करूंगी कि हमारा ट्रेड रिलेशन अच्छा होगा तो हमारी आवाम इससे बहुत फ़ायदे में रहेगी। अगर हम तालिबान क्या, अफ़गानिस्तान क्या, मैं तालिबान नहीं बोलूँगी, मैं उनको मुजाहिदीन बोलूँगी। तालिबान को बहुत गलत तरीके से ट्रीट करवा के उनसे गलतियाँ करवाई गई, उनसे
टेररिज्म करवाने की कौन नाम करवा दिया रहा था ये गया गलतियां? उनको, जो के नहीं थे। अभी जो आए हैं बड़े रिफाइंड और कल्चर्ड लोग आए हैं अपनी हुकूमत बनाने के लिए। हमें चाहिए कि अपने इस खित्ते की खातिर हम उनके साथ अच्छे रिलेशंस, बिजनेस रिलेशन, सीपैक के साथ भी, ट्रेड रिलेशन जो कि इंडिया पाकिस्तान का अच्छा रहा है और होना भी चाहिए। नीलम तो इरशाद इससे जी को हम देखकर सब आज लग ही नहीं रहा है कि वो नीलम इरशाद जी हैं जिन्होंने कुछ दिनों पहले कहा था कि तालिबान कश्मीर को लेकर तोहफे में पाकिस्तान को दे देगा। लगता है शो कॉज नोटिस के बाद नीलम इरशाद जी ने अपनी सोच बदली है। मैं ये समझने के लिए उनके पास आऊंगा, लेकिन उससे पहले ये अहम खबर आपको बता दूं, अफगानिस्तान में पाकिस्तान की चाल का बहुत बड़ा खुलासा। डिफेंस मिनिस्ट्री पर छापा मारने वाले लोग तालिबानी नहीं थे। पूर्व अफगान ऑफिसर बोले आईएसआई के लोगों ने कब्जा किया। कब्जा करने आए तालिबानी या अफगानी नहीं। पूर्व अफगान ऑफिसर का कहना है आईएसआई ही तालिबान को रास्ता दिखा रहा था। पूर्व अफगान ऑफिसर का यह भी कहना है। तो आप देख लीजिए, अभी जो बात कह रही थी नीलम इरशाद शेख की गुमराह किया गया, गुमराह करने वाले कौन हैं इसका खुलासा खुद उधर से हो रहा है। इसको जरा समझ लो सिवाज साहब। देखो इसमें कोई शक नहीं दिनेश, जो आईएसआई और पाकिस्तान की आर्मी है, आई विल कम बैक टू यू। अभी मैं सिवाज साहब की आवाज ले रहा हूं प्लीज। हाँ देखो, एक इसमें कोई शक नहीं, हक्कानी ग्रुप को ये पॉपअप कर रहे हैं पाकिस्तान, और वो चाहता है कि नई गवर्नमेंट में हक्कानी ग्रुप का बहुत ज़्यादा एक प्रकार से पार्टिसिपेशन होना चाहिए। ये भी सच्चाई है कि जो तालिबान ने जीत हासिल की अफगानिस्तान में, उसका जो है पूरा का पूरा कार्रवाई पाकिस्तान से हो रही थी। क्वाटा और पेशावर से उनके ऑपरेशन प्लान हो रहे थे, और कहीं इनका लॉजिस्टिक सप्लाई पाकिस्तान में था, इनको मेडिकल फैसिलिटी पाकिस्तान थी। पर मैं ये भी समझता हूँ कि आने के बाद तालिबान को समझ आई है कि अगर वो पाकिस्तान के साथ सारे सिक्के डालेगा तो उसको बड़ा नुकसान होगा। वो चाहता है सभी से रिलेशन ठीक करे। अगर वो ऐसा नहीं करेगा तो उसको रिकग्निशन नहीं मिलेगी। इंक्लूसिव गवर्नमेंट नहीं बनाएगा तो एक्सेप्टेबिलिटी नहीं होगी। अगर उसको रिकग्निशन नहीं मिली तो उसको लोन नहीं मिलेगा। उसका 9.5 बिलियन डॉलर अमेरिका ने फ्रीज कर दिया है। उसको 6 से 8 बिलियन डॉलर चाहिए हर साल। लेकिन सवाल ये है सर कि ये रिकग्निशन, तो ऐसे में मुझे लगता है कि वो चाहेगा कि हम अपना अच्छा रूप दिखाएं, एक्सेप्टेबिलिटी मिले। क्या वो कर पाएगा नहीं कर पाएगा, भारत वेट एंड वॉच करेगा। भारत कोई ऐसा काम जल्दबाजी में नहीं करेगा। अभी जो रिलेशन भारत ने खोले हैं वो इम्पोर्टेंट है एक पॉइंट ऑफ व्यू, कि हमारे जो लोग वहाँ फंसे हुए हैं वो किसी तरीके से आए, क्योंकि अभी तालिबान का राज है तो हमारे पास और कोई चॉइस नहीं है। लेकिन ये कदम उठ जाने के बाद, ये इनिशिएटिव तालिबान की तरफ से आया, हिंदुस्तान ने रेसिप्रोकेट किया। मैं ये समझना चाहता हूँ, ये जो अभी डायनेमिक्स बन रहे थे, खासतौर से चाइना और पाकिस्तान के साथ दिलीप सिन्हा साहब जैसे वो उछल कर आकर रिकॉग्निशन देने से लेकर तमाम चीजें हो रही थी, वो उन लोगों के नजरिए में ये मुलाकात कैसी होगी? वो निश्चित रूप से चिंतित होंगे थोड़ा, क्योंकि उन्हें डर है कि तालिबान हो सकता है उनके हाथ के बाहर निकल जाए। ऐसा हो सकता है और होना चाहिए भी, लेकिन हमें इस वक्त, जैसा सिवाज साहब बोल रहे हैं, हमें कोई जल्दीबाजी नहीं दिखानी चाहिए, क्योंकि भारत द्वारा यदि रिकॉग्निशन दिया जाता है तालिबान को तो इसका विश्व ओपिनियन पर बहुत गहरा असर पड़ेगा, क्योंकि भारत जो भी करता है उसे कई अन्य देश बहुत ध्यान से देखते हैं। तो हमें ये निश्चित करना हो कि तालिबान पहले, जैसे मैंने कहा, अपनी नेक नियत सिद्ध करे, उसके बाद ही हमें कोई कदम इस दिशा में उठाना चाहिए। नहीं, लेकिन इसमें ये नेक नियत सिद्ध करने के लिए तालिबान से आप ये उम्मीद कर रहे हैं कि नेक नियत सिद्ध करे, तो किस हद तक, कितनी नियत सिद्ध करने के बाद उसको नेक माना जाएगा? पिनाक साहब से ये सवाल भी मैं पूछूंगा। आरती जी, आपके पास आ रहा हूं। एक अहम खबर बताने के बाद दुनिया के सामने अच्छा दिखने की कोशिश में है तालिबान। मीडिया के सामने आकर फिर से गिड़गिड़ाया तालिबान। दूसरे देशों की तरफ तालिबान ने दोस्ती का हाथ बढ़ाया। देश छोड़कर जाने वाले अफगानियों को भी वापस बुलाया। प्रोपेगेंडा करने वालों को भी माफ किया, कहा तालिबान ने। जिन्होंने हमारे खिलाफ प्रोपेगेंडा किया उनको भी हमने माफ कर दिया। पिनाक साहब, लेकिन कम से कम जो अंदर हो रहा है अफगानिस्तान में इस समय, वो इसको सपोर्ट तो नहीं करता। अभी शाहीन जी से भी ये बात हो रही थी। देखिए, तालिबान एक अपना चेहरा, बदला हुआ चेहरा विश्व को दिखाना चाहता है, और वो दिखा रहा है। उनको भी ये समझ आ गया है कि ये सोशल मीडिया और डिजिटल मीडिया का जमाना है, और यहाँ पे हम इस तरह का चेहरा नहीं दिखाएंगे तो हमें मान्यता नहीं मिलेगी हमारी सरकार को। उनके पास पैसा नहीं है, वो सरकार कैसे चलाएंगे? कौन देगा उन्हें पैसा? उनके यहाँ कोई इंडस्ट्री नहीं है,
तो किसको रोजगार देंगे? लेकिन सर वो अपनी जड़ें कैसे भूल सकते हैं? वो कितना भूल सकते हैं अपनी जड़ें? क्योंकि अगर उनको अपने को तब्दील करना है तो उनको उनकी कबीलाई जो संस्कृति है, जहां से वो मुजाहिदीन लड़ाके होकर फिर तालिबान बने, वो उनको भुलाना पड़ेगा। क्या वो भूलना अफोर्ड कर सकते हैं? क्योंकि उन्हीं के बीच में से लोग निकल कर वो ISIS के ज्वाइन कर रहे हैं। ये आरती टिक्कू जी से जानना चाहता हूं मैं। वो बात पिनाक सर आता हूं मैं। उनकी जो फिलॉसफी है वो शायद नहीं बदलेगी। ठीक है, फिलॉसफी नहीं बदलेगी तो फिर बाहर का आवरण कितना बदलेगा और उससे काम कितना चलेगा? आरती जी देखिए, मुझे नहीं लगता है कि तालिबान सक्सेसफुल होगा गवर्नेंस में, क्योंकि वैसे ही इकोनॉमी उनके पास है नहीं, पैसा उनके पास है नहीं, और जो ये इतना बड़ा इनके पास सवाल है कि इनको कोई रिकॉग्निशन नहीं देगा, क्योंकि जो इनकी विचारधारा है कि जिसमें औरतों की कोई इज्जत नहीं, औरतों के कोई अधिकार नहीं, माइनॉरिटीज हिंदू सिख उनके कोई अधिकार नहीं। और तीसरी बात कि देखिए वहां पे खुरासान, ISIS खुरासान भी है, अलकायदा भी है, तालिबान के अंदर बहुत सारे फैक्शंस है। बहुत बड़ी बात मुझे है। नहीं लगता तालिबान बेशक मैम इस बात को मैं खो नहीं जाने देना चाहता डिबेट में, महत्वपूर्ण पॉइंट है और शाहीन के पास लेकर जाना चाहता हूं। शाहीन मैम ये बताइए, वो कह रहे हैं हम महिलाओं को उनके हुकूक देंगे, वहां कहीं भी बिलबोर्ड पोस्टर, कहीं भी अगर वॉल पेंटिंग भी है जिसमें महिला का अक्स दिखाई दे रहा है, वो हटाने में लगे हुए हैं। मतलब अधिकार देंगे, लेकिन एक किताब में जहां लिखा हुआ है उसके हिसाब से देंगे और उस किताब में तो कोई अधिकार है नहीं। देखिए, उनकी कहने से और बोलने से फ़र्क होते हैं और करने से फ़र्क होते हैं। जैसे वो लोग बोलते हैं वो नहीं करते, वो इसलिए कि जैसे अब जर्नलिस्ट लेडीज़ को टीवी चैनलों में आने नहीं देते, वो इसलिए कि मन मर्जी, अगर उनकी मर्ज़ी वाले बात हो जाए वो सही, अगर उनकी मर्ज़ी के ख़िलाफ़, जैसे आज़ादी बयान कहते हैं, अगर उनकी मर्ज़ी में कुछ बोला सही, वो टीवी चैनल में आ सकते हैं और बोल सकते हैं, यानी अखबार बोल सकते हैं या कोई और काम कर सकते हैं। अगर उसके सिवा हो तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। जैसे वो लोग 20 साल पहले थे, अब कुछ नया रीज़न, कुछ नया चाल उन्होंने लगा दिया है कि जैसे और जो कुछ है वो नहीं है, जो कुछ बोलते हैं वो नहीं करते। राइट, ये बहुत बड़ी बात है कि वो कहने के और करने के कुछ और हैं। ये फर्क कैसे मिटा पाएंगे? अमेरिका के जाते ही अफगानिस्तान में आतंकी एंट्री, काबुल एयरपोर्ट पर दिखा आतंकी अनस हक्कानी। तालिबान के सबसे क्रूर गुटों का नेतृत्व कर रहा है अनस का दिखना पाकिस्तान की ऑफिशियल मौजूदगी का संकेत। सिवाज साहब बिल्कुल, देखो इसमें कोई शक नहीं कि पाकिस्तान टोटल इन्वॉल्व है, हक्कानी ग्रुप टोटल इन्वॉल्व है, और अभी जो पाकिस्तान की इन्वॉल्वमेंट इतनी है कि ये जो बात कर रहे थे, ये जो हथियार मिले हैं 25 से 85 बिलियन डॉलर के, शक और है कि कहीं न कहीं तालिबान को इनकी जरूरत नहीं होगी, ये पाकिस्तान की तरफ ना चले जाएं, क्योंकि उसके अंदर 200 पाकिस्तान से फिर चाइना ना चले जाएं सर, रिवर्स इंजीनियरिंग करके वो हथियार और बना लेगा और कम कीमत में बना लेगा। सर एक अहम इंफॉर्मेशन दे रहा हूं, बर्बादी के 20 बरस, उसके फौरन बाद अपने मेहमानों के पास आ रहा हूं। ये बर्बादी के 20 बरस क्या है, क्यों है, क्यों कह रहे हैं हम बर्बादी के 20 बरस? जब आप उन लोगों की संख्या पर निगाह डालेंगे जो बर्बादी की साग में जले हैं, तो आपको भी यकीन हो जाएगा। और अमेरिका ने कितनी बड़ी कीमत इसके लिए अदा की है वो जरा देखिए। अमेरिकी सैनिक हों, अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर हों, अफगान पुलिस सेना के लोग हों, नाटो के लोग हों, पत्रकार हों, देखिए क्या कीमत चुकाई गई है। 2461 अमेरिकी सैनिक, अमेरिकी कॉन्ट्रैक्टर 3846, अफगान पुलिस सेना 66,000 जवान, नाटो 1144 सैनिक, पत्रकार 72। 20 सालों की ये इबारत है। लेकिन ये इबारत जब लिखी गई, बीच में कहीं दुरुस्त की जा सकती थी, लेकिन आज से 7 बरस पहले एक ऐसी गलती की गई जिससे इबारत और बड़ी हो गई। क्या गलती थी वो और क्यों की गई वो गलती? ओसामा बिन लादेन एबटाबाद में मिल गया, ओसामा बिन लादेन मार दिया गया। उसके बाद अमेरिका को लगा कि टारगेट अकम्प्लिश्ड। यही गलती थी और यहीं पर एक्चुअली अमेरिका ने अपने एक सैनिक को रिहा कराने के लिए जो आतंकी छोड़े, आज वो तालिबान में बड़ा चेहरा है। वो तब भी बड़ा चेहरा थे, लेकिन तालिबान की रीढ़ की हड्डी है वो, और उनके आ जाने के बाद जाहिर है उसको एक नई मजबूती मिल गई। बराक ओबामा, पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति, उन्होंने कहा था वी डोंट लीव आवर मेन इन यूनिफॉर्म इन द फॉरेन लैंड, और इसी वजह से उन्होंने ये कहा और रिहा कराया सार्जेंट बाओ बैगडाल को। अमेरिकी सैनिक 28 साल के थे जब ये पकड़ लिए गए थे, और तब
अफगानिस्तान से इनकी रिहाई के बदले में अफगानिस्तान में तालिबान के ये चेहरे छोड़े गए और इनमें अगर आप देखेंगे हर किसी का एक खूंखार इतिहास है। खैरुल्लाह खैर ख्वाह ये ऐसा खतरनाक आतंकवादी, एक्चुअली हेरात प्रांत का जब ये गवर्नर था तब वहीं अलकायदा के प्रशिक्षण शिविर चला करते थे। ये पैदा तो कंधार में हुआ लेकिन हेरात में जाकर ये गवर्नर बना और अपनी सरपरस्ती में इसने अलकायदा के ट्रेनिंग शिविर वहां चलने दिए। ओसामा बिन लादेन, अयमान अल जवाहिरी, मुल्ला उमर सबका करीबी माना जाता है। मुल्ला नूरुल्लाह जो कि मज़ार शरीफ में खास तौर से इंचार्ज था और वो भी पकड़ा गया था। अमेरिका की ग्वांटनामो बे जो जेल है क्यूबा में उसमें इसको रखा गया था, उसको भी छोड़ा गया। अब्दुल हक वसीक, इसको इंटेलिजेंस के मामले में बहुत शातिर दिमाग माना जाता है। अमेरिका ने पकड़ा लेकिन इसकी रिहाई के बदले में छोड़ा। अब देखिए ये जो रिहाई हुई, इस रिहाई ने यह तय कर दिया था कि तालिबान मजबूत बनेगा और अमेरिका को कमजोर बनाएगा और यही हुआ। बर्बादी के 20 बरस हम इसीलिए कह रहे हैं और कहां गलतियां हुई, कौन सी बड़ी चूक हुई जिसकी वजह से तबाही की इबारत बड़ी होती गई, वो हम बता रहे हैं आपको। ड्रैगन इधर क्या चाह रहा है वो भी हम आपको बताएं, लेकिन ये 7 साल पहले की गलती अमेरिका को कैसे ले डूबी। बराक ओबामा की गलती से हारा अमेरिका। बराक ओबामा ने ही ये अनाउंस किया था कि हम ग्रेजुअल विड्रॉ करेंगे अब वहां से अपने ट्रूप्स को, जिसमें बाद में ट्रंप के रहते हुए सिग्नेचर किए गए और उसको जो बाइडेन ने अमल में ला दिया। लेकिन अब सवाल यह है कि जो कभी था खूंखार अब वो चीन का यार क्यों और कैसे। चीन इसमें क्या चाह रहा है? एक्चुअली चीन बहुत कैलकुलेटिव है, इमोशन से कभी कहीं कुछ नहीं सोचता। कोरोना उसका ताजा उदाहरण है। तालिबान के हुकूमत में जब इधर, हाँ ये तस्वीर जरूर देख लीजिए, तस्वीर आपको जरूर देखनी चाहिए ताकि आपको ये पता चले कि जो खूंखार हैं वो चीन के यार कैसे हो जाते हैं। चीन के राजदूत के साथ आपको कौन नजर आ रहा है? खैर ख्वाह नजर आ रहा है, नसरुल्लाह खैर ख्वाह। चीन के विदेश मंत्री के साथ नसरुल्लाह खैर ख्वाह नजर आ रहा है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि चीन ने उन लोगों को साधने की कवायद शुरू कर दी है जो अमेरिका के जानी दुश्मन थे और तालिबान की रीढ़ की हड्डी है। क्यों कर रहा है चीन ऐसा? क्योंकि चीन की निगाह वहां के मिनरल्स पर है, ओर्स पर है, रेयर अर्थ एलिमेंट पर है। और चीन ये भी चाहता है कि उसका ओबोर कंप्लीट हो और ये भी चाहता है कि जिनजियांग में कहीं कोई मसला ना होने पाए। अब अगर ये है मसला और एक्चुअली चीन इसको रिमोट ऑपरेट कर रहा है तो कहां से क्या तार जुड़े हुए हैं, इसको देखते हुए क्या हम इस वक्त सही फैसले ले रहे हैं, ये जरा जल्दी से समझ लेते हैं अपने सभी मेहमानों से। सबसे पहले सिवाज साहब। देखो, चीन जो है एक बहुत कैलकुलेटेड देश है और चीन ने सोचा है कि भाई अब इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। जितने रिसोर्सेज, 3 ट्रिलियन मिलियन डॉलर के रिसोर्सेज हैं, जिंक भी, कॉपर भी, लिथियम भी वहां पर है, तो उसको वो एक्सप्लॉइट करना चाहता है। और ये प्रकार तालिबान भी सोच रहा है कि ये विन विन सिचुएशन है, उसको भी चाहिए कोई कंट्री आए जो कि इन्वेस्ट करे। और दूसरा वो चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर को वो पाकिस्तान से अफगानिस्तान, फिर ईरान और फिर सेंट्रल एशियन स्टेट की तरफ ले जाएगा। और जो तीसरा उसको ये लग रहा है अगर वो आ जाता है अफगानिस्तान में तो वो आगे फिर मिडिल ईस्ट में भी जा सकेगा उसी से जो बेल्ट रोड इनिशिएटिव है। बातों को मैं सिवाज साहब ये इसको इस तरीके से कह सकता हूं संक्षेप में कि अफगानिस्तान में एक शतरंज बिछी हुई है जो एक्चुअली जिसमें खेल खेला जा रहा है अमेरिका और चीन के बीच में और जिसमें फिलहाल अमेरिका शिकस्त खा रहा है। क्या पिनाक साहब इसको यूं बयान किया जा सकता है? सिवाज साहब मैं आता हूं आपके पास। पिनाक साहब देखिए, आगे आगे क्या होता है ये तो देखना है। अब वो चाइना, देखिए चाइना ने सीपेक में इन्वेस्ट किया पाकिस्तान में, पर चाइना के जो वर्कर्स हैं वो हर एक हफ्ते कोई ना कोई आतंकवादी हमला होता है या हमला होता है तो उसमें मारे जा रहे हैं। तो अफगानिस्तान तो बहुत ही अनस्टेबल एरिया है, वहां पे तो फिर चाइना को अपना फौज भेजना पड़ेगा, पीएलए जाके उनको प्रोटेक्शन देगा क्या? तो इतना आसान नहीं है जो वो समझ रहे हैं। उनके लाले जरूर गिर रहे होंगे। मुझे तो एक चीज और लगती है, शायद अमेरिका ने ये कहा होगा कि ये मजा तुम चखना चाहते हो अफगानिस्तान में तो आओ जरा चख लो, क्योंकि मैं थोड़ा सा इसका मजा देख चुका हूं। क्या आरती टिक्कू जी ये बात सही है? क्योंकि जिनजियांग के मामले में जिस ईस्ट तुर्कमेनिस्तान इस्लामिक मूवमेंट के लोगों को वो कह रहा है दूर रहो, और मुल्ला बरादर के साथ पहली मुलाकात में वांग यी ने कह दिया था कि आप सभी संबंध खत्म कीजिए तुर्कमेनिस्तान वालों से। क्या वो लोग एक्टिव, क्योंकि उन्होंने धमकी दे दी है कि हम नहीं मानेंगे, हम तो आजाद कराएंगे उसको। क्या ये चीन के लिए बड़ी चिंता है? वो मैं आपसे समझूं उससे पहले अहम खबर देख लीजिए। अफगानिस्तान में तालिबान की मुश्किल बरकरार है। पंजशीर में घुसने की कोशिश में तालिबान पूरी तरह फेल है। नॉर्दर्न फोर्सेस ने तालिबान लड़ाकों को ढेर कर दिया है। अंद्राब में 85,
जबल सिराज में 12 तालिबानी मारे गए हैं। आरती टिक्कू जी। देखिए, सबसे पहली बात जो है कि अमेरिका बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन ने जब विड्रॉल किया तो $83 बिलियन का आर्म्स एंड एम्युनिशन छोड़ के गए। क्यों छोड़ के गए? वो इसलिए क्योंकि तालिबान, आईएसकेपी, जितने भी टेरर ऑर्गेनाइजेशंस है, उनको तो मुफ्त का सामान मिल गया, आर्म्स एंड एम्युनिशन का। दूसरी बात, पाकिस्तान जो तालिबान को कंट्रोल करता है, पाकिस्तान हक्कानी नेटवर्क को कंट्रोल करता है, उनको भी मुफ्त का आर्म्स एंड एम्युनिशन मिल गया। तो ये आपको क्या लगता है कि अफगानिस्तान में कहां से स्टेबिलिटी आएगी? बिल्कुल अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी। और अगर अफगानिस्तान में स्टेबिलिटी नहीं आएगी तो वहां के जो मेन प्लेयर्स अपने आप को समझ रहे हैं, मसलन चाइना, वो इस अनस्टेबिलिटी के लिए तैयार हैं क्या? बहुत शुक्रिया हमारे मेहमानों का, बहुत धन्यवाद। दिलीप सर, आपके पास काम आ पाया, इसके लिए माफी, बहुत धन्यवाद। अगर आप शुरुआत से जुड़ जाते तो शायद ज्यादा वक्त आपको दे पाता। इब्तिदाई पॉलिटिक्स है, रोता है क्या? आगे आगे देखिए होता है क्या। अड़ी में इतना ही। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा खुद। कोरोना टीका हम सबको लगाना है, मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।